बहुत हाई शुगरी फूड लेने से, बहुत कृत्रिम फूड लेने से, बाहर का खाना खाने से, इन सब से बच्चों में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाइपर एग्रेसिव बिहेवियर होता है। हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं पृथ्वी वेलकम करता हूं आज डॉक्टर अभिषेक गोयल का। इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर से कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। पहला क्वेश्चन जो मैं करना चाहूँगा आपसे, एक जनरल पब्लिक के हिसाब से देखा गया है बच्चों में बार बार बीमार हो जाते हैं बच्चे ना, तो क्या ऐसे कारण हैं कि बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार बुखार आ जाता है उनको, या किसी भी तरीके की कोई ऐसी बीमारी जो रिकरेंट रहती है? बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका सिमिलर क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा 1 साल में 3 बार बीमार हो गया है, उसको 4 या 5 बार फीवर आ गया है, इसके जुकाम जाती ही नहीं है, इसकी खांसी परसिस्टेंट रहती है, मेरे बच्चे में इम्यूनिटी वीक तो नहीं हो गई है। आप बताइए हम क्या ऐसा करें जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। अब बच्चों को बार बार बुखार क्यों आता है और क्यों इनको बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। इनका सबसे मुख्य जो कारण है वो है रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन। बच्चे जब भी ऐसे बाहर निकलते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं या स्कूल जब शुरू होते हैं, तब ये इन्फेक्शन जनरली बढ़ जाते हैं, बिकॉज किसी और बच्चे को इन्फेक्शन हो रखा होता है। और ये जितने वायरल इन्फेक्शन हैं वो ट्रांसमिट होते हैं अपने माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू। तो जब भी वो खांसते हैं या फिर वो छींकते हैं, तो इन बच्चों में एनवायरनमेंट में वो वायरस आ जाता है और इससे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे मुख्य कारण तो यही है कि जितने बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं या फिर जिनको इनका ट्रैवल हुआ होता है रिसेंट में, उनको फीवर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनको जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है इन बच्चों का, कुछ बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लू वैक्सीनेशन। सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो जुकाम और खांसी के साथ आते हैं और इनका मेन जो कल्प्रिट होता है वो फ्लू वायरस होता है। तो अगर इन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं लगा होता है तो इन बच्चों को फ्लू वायरस लगने के चांसेस ज़्यादा होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपना वाटर सैनिटेशन एंड फूड हैबिट्स। कई घरों में देखा गया है कि जो हम नल का पानी सीधा पी लेते हैं या फिर जो प्रॉपर जो पानी होता है वो प्रॉपर बॉइल्ड नहीं होता है या फिर हम आरओ का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो अपने गट में चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। आज के ज़माने में फूड हैबिट्स बच्चों में बहुत चेंज हो गई है। बहुत हाई शुगरी फूड लेने से, बहुत कृत्रिम फूड लेने से, बाहर का खाना खाने से, इन सब से बच्चों में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्पेशली विटामिन डी, विटामिन ए, जिंक, आयरन बच्चों को नहीं मिलता है, तो इनकी एपिथेलियम वीक हो जाती है और इनका जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। तो वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब अटैक करता है या इन्फेक्ट होते हैं तो वो उनसे प्रॉपर आपको मुकाबला नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स में एलर्जी होती है। ये एलर्जी कई बार ट्रांसमिट होती है, तो उन बच्चों में बार बार जुकाम रहता है, धूल से, मिट्टी से, डैम्प एरिया से, कोई बैट है घर में उस वजह से बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो हमें पता नहीं होता है कि हमें किस वजह से एलर्जी हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें नाक का शेप चेंज होता है या मुंह का साइज चेंज होता है, तो इनके नाक से बार बार सिक्रेशन पीछे जाते रहते हैं या पीछे थ्रोट में जाते रहते हैं, इसलिए उनको बार बार कफ भी रहता है। तो ये मुख्य कारण हैं जिनमें बच्चों को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। सर, एक चीज़ आपने अभी वैक्सीन के बारे में बताया, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बच्चों में जिनके वैक्सीन लगने ज़रूरी हैं, और क्या वो वैक्सीन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में अवेलेबल हैं, या खाली प्राइवेट में या खाली गवर्नमेंट में अवेलेबल? पहले तो मैं बताता हूँ कि वैक्सीन किसे बोलते हैं ना। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसी सेम बैक्टीरिया या वायरस को छोटे से अमाउंट में बच्चे में इंजेक्ट करते हैं या ओरल पिलाते हैं, जिससे उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। अगर अगली बार अगर वो इन्फेक्शन इसको अटैक करता है तो जो बच्चे की इम्यूनिटी होती है वो उसको अगेंस्ट लड़ती है और बच्चा उससे बच जाता है इन्फेक्शन से। बहुत सारी बीमारियां जो ड्रेडेड बीमारियां हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है अभी। सबसे शुरुआत करें तो ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो वायरस है, पोलियो है, आपका डिप्थीरिया है, पर्टोसिस कुकुरकासी से बोलते हैं, टेटनस है, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है। ऐसे करके बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। कुछ जो वैक्सीन होती है वो गवर्नमेंट को अवेलेबल है, जैसे शुरुआत की जो 6 महीने में वैक्सीन लगती है, डेढ़ महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस की, बीसीजी की, ओपीवी की, ये सब वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल होती है।
और इसके साथ जो फ्लू का वैक्सीन है, जो टाइफाइड का वैक्सीन है, जो चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, जो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल होते हैं। तो वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी है बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसी से ही बच्चे को हम मैक्सिमम बीमारियों से बचा सकते हैं। इट इज़ द ओनली थिंग, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वैक्सीनेशन इज़ अ मोड ऑफ प्रिवेंशन। हम अगर बच्चे को बीमारियों से प्रिवेंट कर ले तो वो बीमारी बच्चे को नहीं हो। सर आप नियोनेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, उन बच्चों की हेल्थ के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है? जब भी आजकल बहुत फैमिलीज़ बहुत शॉर्ट हो गई हैं, हमारे गाइडेंस के लिए कुछ कोई होता नहीं है। जब भी परिवार में नया बच्चा पैदा होता है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज होती। तो वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी है बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसी से ही बच्चे को हम मैक्सिमम बीमारियों से बचा सकते हैं। इट इज़ द ओनली थिंग, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ अ मोड ऑफ प्रिवेंशन। हम अगर बच्चे को बीमारियों से प्रिवेंट कर ले तो वो बीमारी बच्चे को नहीं होती है। कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। और जितने परिवार में बड़े होते हैं सिर्फ वही हमारे पास एक सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का। तो न्यूबॉर्न जब भी डिलीवर होता है, पैदा होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि बच्चे की फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको हमेशा माँ का दूध ही मिलना चाहिए, और माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। वो बच्चे को सब बीमारियों से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो माँ का दूध हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को मिलना चाहिए, और उसको इतना प्रॉपर दूध मिलना चाहिए कि बच्चे का यूरिन जो है वो 6 से 8 बार बच्चे को पास हो जाए पूरे 24 घंटे में, 24 आवर्स में। दूसरा ये है कि बच्चे को हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। इन्फेक्शन के लिए अगर किसी को घर में खांसी जुकाम है तो बच्चे के आसपास नहीं रहें। बच्चे के जितने कपड़े हैं वो सारे बच्चों के धो के यूज़ करें प्रॉपर। बच्चे का जो रूम है वो प्रॉपर क्लीन, उसको मॉपिंग जो होती है वो 2 या 3 बार हो। और बच्चे के कान में, नाक में हमें कुछ इन्फेक्शन वाला को तेल या ऑयल उसमें नहीं डालना है, ताकि वो इन्फेक्शन से बचा रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर बच्चे के लिए। बच्चा जब पेट पे रहता है तो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रहता है, और जैसे बाहर आता है तो थोड़ा उसे ठंडा फील होता है। तो हमेशा हम बच्चों को मानते हैं कि उसके हाथ पाँव और जो सर है उसको हमें ढकना चाहिए। बट इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों को ओवर रैप कर दें या बहुत ज़्यादा उसको 3 या 4 लेयर में ले लें। इससे बच्चे को टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। हमें बच्चे का हाथ, पाँव और सर, इन तीनों को जहाँ से हीट सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है उसको हमें प्रिवेंट करना होता है। चौथा है ऑयलिंग। इसमें हम बच्चों में एडवाइस करते हैं कि आप कोकोनट ऑयल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। पांचवा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान बच्चों में देनी होती है कि वो जब भी ऐसी चीज़ हो तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना होगा। अगर कभी भी लगता है कि बच्चा बहुत गर्म हो रहा है या बहुत ठंडा हो रहा है, बच्चे की सांस में कोई दिक्कत लगती है आपको, बच्चे की पसली चलने लगती है, ऐसा होता है कि बच्चे ने फीड नहीं लिया होता है 6 घंटे तक, ऐसा होता है कि बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया 6 घंटे हो गए, आपको लगता है कि बच्चा अब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, आपको लगता है कि बच्चा बहुत सुस्त है, तो इन सब कंडीशन में आपको अर्जेंट अपने पीडियाट्रिशियन को विज़िट करना चाहिए। बिकॉज ये सारे साइन जो हैं वो या फिर तो हाइपोथर्मिया के हैं या फिर इन्फेक्शन के हैं। आपको जल्द से जल्द आपको अपने नियर बाई पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट इसमें करना चाहिए। सर एक चीज़ और, मतलब हमने बहुत से घरों में देखा है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ में जो होती हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए या जिनका ध्यान रखना चाहिए उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी? सबसे पहले है कि प्रीलैक्टियल फीड। जब भी बच्चा पैदा होता है हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के मुंह में कुछ शहद डाल दें, कुछ घी डाल दें, या कुछ लोग पानी पिला देते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को कभी भी मदर के दूध के अलावा हमको कुछ और नहीं देना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों की हम बहुत प्रैक्टिसेस हैं कि हम आँखों में काजल डाल देते हैं दोनों साइड में। काजल में कार्बन होता है जो बच्चे की जो कॉर्निया है उसे इंजरी कर सकता है। तो हम मना करते हैं कि काजल एटलीस्ट आप 1 साल तक बच्चे की आंखों में नहीं डालें। तीसरा, हम कान में, नाक में अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ ऑयल लगा देते हैं, या कुछ लोग अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ गोबर का लेप कर देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड हटती है। ये सब इसको इन्फेक्शन बढ़ा सकता है बच्चे में। तो ये सब प्रैक्टिसेस हमको अप्लाई नहीं करने चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों में से प्रैक्टिस है पुराने गाँव में कि जब बच्चे की सांस तेज़ चलती है तो वो कई बार चिमटा लगा देते हैं या फिर गर्म छड़ी से उसको थोड़ा जला देते हैं।
है ना, ये प्रैक्टिस भी बहुत हानिकारक है। और हमने घरों में देखा है कि जब किसी को नोज़ ब्लीड होता है या नेज़ल ब्लीड होता है तो हम बच्चे का नाक पकड़ के पीछे की तरफ उसका मुंह कर देते हैं। तो इससे सारा जो नोज़ का ब्लीड होता है वो ट्रिकल होकर फेफड़े में चला जाता है या गट में चला जाता है। तो ये सब भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। सब चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब चीज़ें आपके डॉक्टर एक कॉल दूर हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं किसी भी प्रैक्टिस के लिए। प्री टर्म डिलीवरी जो चीज़ है जिसमें तो ऐसा हॉस्पिटल में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए जहाँ पे प्री टर्म डिलीवरी के केसेस आते हैं? पहले बताता हूँ प्रीटर्म किसे बोलते हैं। Exactly. नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल जो बच्चा पैदा होता है वो 37 वीक मतलब 9 मंथ के बाद डिलीवर होता है। अगर किसी भी वजह से बच्चे को हमें 9 मंथ से पहले इस दुनिया में आना पड़ा है, समय से पहले उसका वो डिलीवरी हो जाती है, तो उसको हम प्रीटर्म बोलते हैं। 37 वीक से पहले हम बच्चे को प्रीटर्म बोलते हैं। अब प्रीटर्म बच्चा जितना समय से पहले पैदा होगा उतना उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं प्रीटर्म में, वो सांस की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। उनके लंग इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो खुद से सांस ले पाए। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इमीडिएटली उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट मिले, सांस की मशीन जो अवेलेबल होती है वो इससे मिले। तो ऐसी कंडीशन में हम इनिशियली 3 या 4 तरह के सपोर्ट होते हैं, जिसे हम पहले हाई फ्लो नेज़ल कैनुला बोलते हैं। दूसरा CPAP होता है, जिससे हम नाक के थ्रू प्रेशर देके बच्चों का लंग खोलने की कोशिश की जाती है। एंड तीसरा, कभी कभी हमें बच्चों को वेंटिलेट भी करना पड़ता है। जब भी प्रीटर्म डिलीवरी आप प्लान करते हो तो आपको लगना चाहिए कि हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। दूसरा, इन बच्चों में जो रिस्क, इन्फेक्शन का बहुत रिस्क रहता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है वो आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। NICUs में आपके जितना स्टाफ है, जितने डॉक्टर हैं, वो वेल वर्स होने चाहिए कि बच्चों में इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों में, इन बच्चों में ब्रेन में ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा होता है। जितना प्रीमेच्योर होगा उतनी वेसल्स उनकी पतली होती है, उनमें ब्रेन में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है और बच्चे ये दूध नहीं पचाते हैं। तो आपके पास जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो TPN की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप बच्चों को न्यूट्रिशन दे पाएँ, ताकि बच्चा अगर मुंह से नहीं ले पा रहा है तो आप नलियों के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिशन दे पाएँ। और ब्रेन की ब्लीडिंग को देखने के लिए आपके पास इन हाउस अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्रीटर्म डिलीवरी उस सेंटर पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। इससे इनका आउटकम ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चों को बचा पाते हैं। सर, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो काफ़ी बच्चों में देखा गया बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, ज़िद्दी होते हैं या टैंट्रम्स उनके अलग होते हैं, चीखना या कुछ इस तरीके के जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते? ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट हैं। आजकल जितने मॉडर्न बच्चे हैं या जितने बच्चे OPD में आते हैं, उनके पेरेंट्स हमसे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, या हमें बाइट करता रहता है, ये बहुत टेंट्रम मारता है, ये चीज़ें फेंकता रहता है। हमने बहुत समझा लिया, मार के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, पर बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। TV देखता रहता है, मोबाइल देखता रहता है। तो ये सारी बहुत कॉमन इश्यूज़ है, चाइल्ड साइकोलॉजी रिलेटेड है, बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं जो आजकल हमें OPD में या फिर फ़ोन के थ्रू सुनने को मिलते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है, जो पेरेंट्स करते हैं या जो बाकी लोग कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा देखेंगे तो बच्चा भी डेफिनेटली मोबाइल देखेगा। हम कहते हैं जब OPD में आते हैं कि भाई आपको सुबह शाम बच्चे को ब्रश कराना चाहिए। अगर आप खुद उस ब्रश को नहीं कर रहे हैं तो बच्चा डेफिनेटली ब्रश को नहीं करेगा। आप अगर बहुत ऊंची आवाज़ में घर पे बात करते हैं तो बच्चा वही सीखेगा, वो डेफिनेटली आपको एक टेंटर मारेगा, वो ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करेगा। आप गुस्सा करेंगे तो वो भी गुस्सा करने की कोशिश करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो चीज़ बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ आपको खुद को एक बार करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि इस लिमिट तक तो हम बच्चे का टॉलरेट करेंगे, उसके बाद लिमिट टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब आपको एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होना चाहिए कि यहाँ के बाद हमारा नो है। जैसे कोई सीनिंग है, कोई आप बच्चा बार बार सीढ़ियों पर जा रहा है, आपको लगता है कि बच्चा गिर जाएगा, तो आप उसको स्ट्रिक्टली आपको नो। अब वो उसके समय चाहे बच्चा रोए, चाहे फर्श पे गिर जाए, चाहे कुछ भी टेंटर मारे, आपको वो काम नहीं करने देना है। अगर हम अपना बिहेवियर उस समय चेंज कर लेंगे, उसको अलाउ कर देंगे, तो उसे लगेगा कि मेरे रोने से ये काम आसान हो रहा है, तो वो और चीज़ें करने लगेगा। तो हमें स्ट्रिक्टली नो पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसपे लाइन ऑफ डिमार्केशन होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड एंड अवर्ट। इसका मतलब है कि बच्चा जब भी टेंट्रम कर रहा हो या फिर तो उसको आप अवॉइड कर दो, है ना, उसको देखो ही मत। वो किसी को काट रहा है आप सोचो ही मत,
अगर उस तरह से आपको काटा और आपने रिवर्ट किया, आपने गुस्सा किया उस पर, उसे लगेगा कि मेरे करने से कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है इनको, तो वो और काटने लगेगा। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, या फिर इसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए, किसी और चीज़ में उसका ध्यान डाइवर्ट ले जाइए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप अपने बिहेवियर को बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाइपर एग्रेसिव बिहेवियर होता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल डल बैठे होते हैं, बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उन बच्चों को कई बार साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि भाई ये ऐसी सिचुएशन है, क्या इसको ज़रूरत है किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की, या और किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की। वो आपको डॉक्टर एक बार सजेस्ट कर देंगे। कुछ तरह के मेथड होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं इस चीज़ को, इस बच्चे को कुछ दवाइयों की ज़रूरत है या कुछ थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। सबके घर में बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट सर, तो उनका एक बेसिक मेडिकल किट या एक इमरजेंसी किट बच्चों के हिसाब से, तो एक व्यूअर्स का था कि क्या रहना चाहिए घर में एनी टाइम। सबसे कॉमन जो दिक्कत आती है बच्चों में वो फीवर की आती है। मतलब न्यू बॉर्न से लेके बड़े बच्चों तक सब में फीवर के कॉज रहते हैं कि फीवर आ गया साहब, फीवर आ गया, फीवर आ गया। तो आपके घर में सिंपल पैरासीटामोल हमेशा होना चाहिए। उसकी डोज़ आपको अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के रखनी चाहिए कि एवरेज डोज क्या है। तो सिंपल पैरासीटामोल की सिरप या ड्रॉप जो होती है वो घर में हमेशा अपने पास होनी चाहिए। अगर बच्चों को कभी चोट लग जाती है, किसी चीज़ से जलन हो जाती है, तो हमारे पास एक आइबुप्रोफेन होना चाहिए जो पेन को रिलीव करता है, जो छोटे मोटे चोट के लिए बच्चे में सफिशिएंट है। उसकी डोज भी आपको पता होने चाहिए, तो वो आपको घर पे एक बार रखनी चाहिए। कुछ बेसिक एंटीबायोटिक क्रीम्स होती है, जैसे छोटी मोटी चोट लग गई, जल गया कहीं पे छिल गया है, तो वहाँ पे आप एंटीबायोटिक क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो। बच्चे को खांसी बार बार होती है या फिर बच्चे को जुकाम बार बार होता है, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन, बेसिक मेडिकेशन एक सेट्राजीन होती है हमारे पास। तो सेट्राजीन आप 6 महीने के ऊपर बच्चों में आप यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको 2.5 ml या 5 ml जो आपको पीडियाट्रिशियन बताते हैं, वो आप 1 या 2 डोज बच्चे को दे सकते हो किसी भी वक्त। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें पेट दर्द की बहुत शिकायत रहती है, तो पेट दर्द के लिए एक सिंपल मेडिकेशन आती है, डाइसाइक्लोमाइन आता है ना। वो आप बच्चे को 1 या 2 डोज आप अपने लेवल पे ओवर द काउंटर आप बच्चे को दे सकते हो। कुछ ये बेसिक मेडिकेशन है जिसमें बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट आप अपने पास घर में रात को कभी भी ये आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के साथ घर पे होनी चाहिए। इससे ये होता है कि एटलीस्ट प्राइमरी मेडिकेशन मिल जाती है, और जब आप अपने डॉक्टर दिखाना जाते हैं तो वो कुछ अगर एडवांस मेडिकेशन अगर चाहिए होती है तो वो उन्हें दे देते हैं। कोई ऐसी चीज़ सर कि कई बार होता है बच्चा बोल नहीं पाता या उसको परेशानी हो रही है, तो कुछ ऐसा जेस्चर बच्चों का कि समझ पाएँ डॉक्टर की ज़रूरत है या इसको दिखा लें एक बार। कभी भी ऐसा आपको लगता है कि 1 साल के बाद बच्चा बोल नहीं रहा है, आपको लगता है कि बच्चा पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार कर रहा है, रिपीटेटिव उसका जेस्चर है, आपको लगता है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। तो इन सिचुएशन में ये एक न्यूरोमेटाबोलाइट डिजीज़ है जिसमें पर्टिकुलरली ब्रेन रिलेटेड कुछ जीन चेंज हो जाते हैं, जिससे बच्चा किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करता है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक चीज़ खेल रहा है तो वही चीज़ खेलता रहेगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तीसरा है कि उसके लैंग्वेज और डेवलपमेंट में डिले आना शुरू हो जाता है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद आपका लैंग्वेज डिले है, बच्चा बाई सिलेबस मतलब पापा मामा बाबा नहीं बोल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एक बार पीडियाट्रिशियन को जाना चाहिए। वो एक कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम ASQs करते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली इसको ऑटिज्म है कि नहीं है। अगर ऑटिज्म निकलता है तो पहले तो ये नॉन ट्रीटेबल बीमारी मानी जाती थी, आजकल इसको प्रॉपर बिहेवियर मॉडिफिकेशन से या बिहेवियर थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इसको पूरी तरीके से ठीक किया जाए। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप हमारे व्यूअर्स को? हेल्दी रहने के लिए 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हर बच्चे का टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट कराया है तो 90% जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल हो जाती हैं। दूसरा है आपका डाइट हैबिट। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट लेते हैं। एटलीस्ट आपको बैलेंस डाइट आपके पास होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, दालें होने चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा। तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे विटामिन डी हमको धूप से मिलता है, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को हम प्रॉपर धूप दें, मतलब सन का एक्सपोजर दें, तो एटलीस्ट विटामिन डी उससे मिलेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि स्लीप साइकिल जो है वो बहुत अल्टर्ड हो गया है। हम टीवी देखते हैं बहुत बार, रात को 11 बजे तक खाना खा रहे हैं, हम खुद 12 बजे सोते हैं, तो बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग आपका स्लीप साइकिल बना लेता है।
इससे उसको स्ट्रेस होता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो आपकी स्लीप साइकिल जो होती है बच्चे की वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। पांचवा है कि हैंड हाइजीन एंड माउथ हाइजीन। बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि खाना खाने से पहले हाथ कैसे धोना है, कुछ खाना खाने के बाद हाथ कैसे साफ़ करने हैं, कुछ जब भी कोई गंदी चीज़ छोड़नी है तो उससे पहले आपको हाथ साफ़ करने हैं, तो उसके बाद आपको हाथ क्लीन करने हैं। सिमिलरली माउथ हाइजीन, जैसे अगर आपको कफ है तो आपको माउथ एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, आपको हाथ आगे रखना है, आपको मास्क लगाना है, जिसको खांसी है उससे दूर रहना है। अगर ये सब हम कर पाएँ प्रॉपर्ली तो जो मैक्सिमम ये जो बीमारियां हैं वो सारी आप होम लेवल पर ठीक कर सकते हैं। 90% बीमारियां इन्हीं चीज़ों से होती है। डू प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड डू प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक गोयल सर का, जो कि इटर्नल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। और थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने हमको दिया। हमारे इनफैक्ट व्यूअर्स को भी ये सुन के और काफ़ी चीज़ें उनको समझ आएंगी कि उनको कैसे रहना चाहिए घर में, उनके बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं इटर्नल हॉस्पिटल से। और जुड़े रहिए हमारे साथ हैप्पी वर्ल्ड पॉडकास्ट के साथ।